आज की एक और बड़ी खबर है, आपको जानना चाहिए। देखिए, इसी महीने की अगर इस महीने की हम 1 तारीख तक देखें तो सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग थे। ये इतने केस हैं कि अगर इन सबका निपटारा किया जाए ना तो इसमें कई वर्ष या शायद कई दशक लग पाएंगे। यानी हमारे देश की अदालतों के पास पहले से ही बहुत ज्यादा चुनौती है, काम की बहुत बड़ी है चुनौती। क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे कामों का बोझ लादना सही है जो आराम से देश की कार्यपालिका कर सकती है और जो वैसे भी सैद्धांतिक और संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आते? बोझ हल्का। जी हां, आज एक ऐसे ही मसले पर सुप्रीम कोर्ट का बोझ हल्का करने की केंद्र सरकार की तरफ से एक कोशिश हुई। इशारा हुआ, इशारा कि भाई आप कह लीजिए राज्यसभा में एक बिल पेश करके साफ किया गया है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो पैनल बनाया जाएगा उसमें देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट के एक नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। अब इससे पहले इसी साल 2 मार्च को अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है तब तक इन नियुक्तियों पर फैसला प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और खुद देश के मुख्य न्यायाधीश मिलकर करेंगे। मतलब पहले अभी जो सिस्टम है उसमें सीजेआई भी है इस पैनल में जिसमें नियुक्ति करनी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पूरी व्यवस्था बिल नहीं आ जाता तब तक ये व्यवस्था है। लेकिन सरकार ने राज्यसभा में जो बिल पेश किया है उसमें देश के चीफ जस्टिस की जगह केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री को जगह दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में। अब सीजेआई नहीं, उस पैनल में ये बिल लाया गया। अब इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर चुनाव आयोग को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है। अगर ये लोकतंत्र के लिए और ये बड़ा खतरा है, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन देखिए, सच ही है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 2 मार्च को जो फैसला सुनाया था उसमें साफ साफ लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन तब तक करना होगा जब तक सरकार संसद के जरिए इस पर कोई कानून नहीं बना लेती है। समझ गए अब आप? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी कि सरकार ने जो बिल राज्यसभा में पेश किया है जिसमें अब सीजीआई को उस पैनल में नहीं रखा जाएगा, ऐसा बिल है, कैबिनेट मंत्री होंगे, वो किसी भी रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन या उसे पलटने की कोशिश नहीं है। ये फेक न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। उस फैसले की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। ये फैसले की कॉपी है, मेरे हाथ में है और इसमें से सिर्फ 2 लाइनों को मैं एक बार पढ़कर आपको सुना देता हूं। 2 लाइनों में क्या लिखा गया? इसमें लिखा है, दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द इंस्टेंट केस thus aptly calls for the exercise of the power of this court under Article 142 or to lay down the guidelines to govern the process of selection and removal of Chief Election Commissioner till the legislature steps in. Till the legislature steps in. मतलब जब तक सरकार कानून नहीं बनाती है, संसद में बिल नहीं लाती है, तब तक के लिए यह व्यवस्था रहेगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सोचिए, जाहिर है कि इस विषय पर 70 सालों से कोई कानून था ही नहीं, उस पर सरकार कानून बनाने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संसद द्वारा कानून बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भाई, जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये व्यवस्था रहेगी। लेकिन अब विपक्ष को लगता है कि बीजेपी देश की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की और अपने मन मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है। लीजिए एक बार। मुझे लगता है कि इतना बड़ा अविश्वास देश के मुख्य न्यायाधीश पर जो आज देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जताया है, ये भारत के संसदीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश पे भरोसा नहीं रहा। हिंदुस्तान के संविधान में सेग्रीगेशन ऑफ पावर है, यानी जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटर या लेजिस्लेचर एक दूसरे की ताकत नहीं छीन सकते। इस कानून से जो एक बैलेंस बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारी 3 इसके अंदर विरोध हैं। इससे चुनाव आयोग को मोदी चुनाव आयोग बनाने का षड्यंत्र है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता यानी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी और चुनाव आयोग
मोदी सरकार का पिट्ठू भर बनकर रह जाएगा, जहां उनके चहेते लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये बिल, ये कानून सरासर गैर कानूनी है और गैर कानूनी तरीके से शोरगुल में इसलिए पेश किया गया ताकि विपक्ष की और देश की आवाज ना सुनी जा सके। अब संवैधानिक प्रक्रिया, लेकिन ये तो संविधान बेंच का फैसला है। वैसे आपको बता दें, संविधान के भाग, क्योंकि संविधान का जिक्र किया जा रहा है तो संविधान की बात कर लेते हैं, उसको कोट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक चुनाव से संबंधित है ये, जिसके तहत भारत में चुनाव नियंत्रण की जिम्मेदारी और इससे जुड़े अधिकार चुनाव आयोग को दिए गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं राज्यों में, और इनकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्यों में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। अब ये बात तो आपने बचपन में स्कूल में राजनीति शास्त्र की किताबों में पढ़ी होगी ना, कि भाई भारत में राष्ट्रपति खुद कोई फैसला नहीं लेते, वो कैबिनेट की सलाह पर लेते हैं। संविधान के मुताबिक वो फैसले सरकार और सरकार के कैबिनेट की सलाह पर लेते हैं, ठीक। और चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में भी ऐसा ही होता है। केंद्र सरकार की मंत्री परिषद इस पर फैसला लेती है। केंद्र की मंत्री परिषद, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है और राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि चुनाव आयुक्त सरकार के नियंत्रण में होते हैं। भारत के संविधान में चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए असीमित शक्तियां दी गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होता है और उन्हें मिलने वाला वेतन और दूसरे लाभ भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होते हैं। इसके अलावा चुनाव आयुक्त को उनको पद से हटाना भी आसान नहीं होता है, जो सरकार के इशारे पर काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र संस्था है जिसे संविधान से असीमित शक्तियां मिली हुई है। इसलिए चुनाव आयुक्तों को सिर्फ भारतीय संसद द्वारा महाअभियोग प्रस्ताव ला करके, यानी कि इंपीचमेंट इसको कहते हैं, महाअभियोग इंपीचमेंट के जरिए ही हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां और वित्तीय स्वतंत्रता इसलिए दी गई ताकि वो बिना सरकारों के दखल के काम कर सके, पर विपक्ष कह रहा है कि सरकार इसे बदलना चाहती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैंने आपको बताया कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये व्यवस्था रहेगी, सीजीआई रहेंगे उस पैनल में। आप सीजीआई को ना रखने के लिए बिल लाई है सरकार कि मंत्री होंगे, जबकि सरकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। और जो बिल पास होगा उसके कानून बनने पर भविष्य में आने वाली सरकारें भी वैसे ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो फिर वो तय करेंगे, जिसकी सरकार होगी, या तो वो मानकर चल रहे हैं हमारी सरकार आनी नहीं है, कल को वो लोग आएंगे वो तय करेंगे, जिसकी सरकार, ये व्यवस्था है, जैसे ये सरकार करेगी तो फिर विपक्ष को किस बात से परेशानी है। दूसरी बात, क्या आजादी से लेकर अब तक चुनाव आयुक्तों पर कभी सरकारों का कोई दबाव नहीं रहा क्या? कभी उनकी स्वतंत्रता कम करने की कोशिश नहीं हुई? आपको तथ्यों के साथ बताते हैं कि सच क्या है। आज भारत में इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 1989 तक इसमें सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। बाकी के निर्वाचन अधिकारी उन्हीं के निर्देशों पर काम करते थे। लेकिन 1989 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, सुनिएगा, आज चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की चिंता हो रही है। 1989 से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने चुनाव आयोग का विस्तार किया। तब देश में राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय देश के मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री हुआ करते थे। लेकिन आरवीएस पेरी शास्त्री और राजीव गांधी की सरकार के बीच काफी खींचतान चल रही थी। 1987 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आरवीएस पेरी शास्त्री ने राजीव गांधी की सरकार को कई मौकों पर असहज कर दिया था। राजीव गांधी को डर था कि भाई 1989 को लोकसभा चुनाव में भी वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 3 सदस्यीय बनाने का फैसला कर दिया। 7 अक्टूबर को तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने, समझ गए, सरकार की सिफारिश पर जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव आयुक्त के 2 और पदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके 9 दिनों के बाद ही सरकार ने एस धनोआ और बीएस सेगल की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के पद पर कर दी। हालांकि कांग्रेस चुनाव हार गई और सत्ता में संयुक्त मोर्चा की सरकार आ गई, जिसके प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। उन्होंने सरकार में आते ही 7 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी सरकार द्वारा लिए गए फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी की सरकार द्वारा चुने गए चुनाव आयुक्त एस धनोआ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी याचिका खारिज हो गई। कहानी सुनिएगा। इसके बाद एक कानून पास करके मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा दिया गया और उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष तय कर दी गई।
जबकि बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों को हाईकोर्ट के जजों के बराबर दर्जा दिया गया और उनकी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल कर दी गई। देखिए, इसका मकसद क्या था? मकसद यह था कि अगर भविष्य में फिर से ईसी का विस्तार होता है तो ज्यादा शक्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त के पास होंगी। वही चुनाव आयोग के चेयरमैन होंगे और बाकी के चुनाव आयुक्त को उनके जूनियर्स का दर्जा हासिल होगा। ये कहानी बताने के लिए सिर्फ इसलिए जरूरी थी कि चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता की चिंता अब जिस पार्टी को या विपक्ष को हो रही है, जब वो खुद सत्ता में थे तो कैसे चुनाव आयुक्त और उनकी शक्तियों को लेकर खुद अपनी शक्तियों के जरिए उनको प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन संसद में आज किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहस हुई और वार पलटवार हुआ, वो रिपोर्ट आपको अब दिखा देते हैं एक बार। दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ, सचमुच में हटाया गया क्या? प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है क्या? मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यही है कि सूरज को हटाया जाए। हम जनता के सपने साकार करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में आज भी तीखी बहस हुई। विपक्ष के वार पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी के लोकसभा पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है कि हम पीएम मोदी को सदन तक खींच लाए। मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश का मुखिया होने के नाते पीएम मोदी को मणिपुर पर बोलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन मणिपुर के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, कहां से छत्तीसगढ़ लाए, कहां से राजस्थान लाए, कीजिए ना। लेकिन मणिपुर की दंगा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मणिपुर की दंगा एक जाति दंगा के रूप में, एक सिविल वॉर की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा के मुद्दे बन गए। चर्चा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जिस पर सदन में हंगामा हो गया। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना, अनाप शनाप, बेसलेस एलिगेशन, डूइंग द बेसलेस एलिगेशन। संसद की कार्यवाही की शुरुआत में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर मुंबई ट्रेन में फायरिंग, मणिपुर हिंसा, हिजाब मुद्दा, वर्शिप एक्ट और नून हिंसा को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। ओवैसी ने मोदी सरकार से 11 सवाल पूछे। मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। सर, यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया की आवाज को देश तक पहुंचाने के लिए है।